काली और गोरी बेटी की शादी। हे भगवान, बस आज किसी भी तरह मुझ बदनसीब का रिश्ता लग जाए, वरना अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो मेरे पिताजी का बहुत दिल दुखेगा। पूनम सहमी सी लड़के वालों के सामने बैठी हुई है। तभी माया कहती है, माफ कीजिएगा आलोकनाथ जी, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं इस जैसी काली कलूटी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर अपने बेटे का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा मत कहिए माया जी। हाँ, मानता हूँ मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबा हुआ है, मगर स्वभाव से हीरा है मेरी पूनम। आलोकनाथ जी, हाँ, आपको अपनी नजर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो दूर दूर तक आपकी इस काली कलूटी बेटी के रूप में कोयले का खादान दिख रहा है, मगर मुझे अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी स्वाति पसंद है। माफ कीजिएगा माया जी, जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती, स्वाति की शादी भी नहीं होगी। ये सुनकर माया अपने बेटे के साथ उठकर वहाँ से चली जाती है और रोमा पूनम को कोसने लगती है। मैं पूछती हूँ कब तक, आखिर कब तक इस काली कलूटी के चलते हमें ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा? अभी तक जितने भी रिश्ते वाले इसे देखने आए हैं, सभी रिश्ते से मना कर देते हैं। आपकी ये काली कलूटी बैंगन लूटी बेटी मेरी बेटी स्वाति की खुशियों के आगे रोड़ा बन गई है। इतने बड़े बड़े अमीर और पैसे वाले घरों से रिश्ते आ रहे हैं मेरी स्वाति के लिए, मगर सिर्फ इसके चलते मेरी स्वाति की शादी नहीं हो पा रही है। अपनी माँ के दिए ताने सुनकर पूनम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। सच रोमा, तुम्हारा ये सौतेलापन देखकर कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि पूनम को तुमने अपनी ही कोख से जन्म दिया है। इसकी माँ होने के नाते तुम्हें तो इस बेचारी के दिल का हाल समझना चाहिए, मगर तुम इसे ताने दे देकर इसके दुख को और बढ़ाती हो। कैसी माँ हो तुम? देखो जी, ना तो मैं इस कुलच्छनी करमजली की माँ हूँ और ना ये मेरी बेटी। मेरी सिर्फ एक बेटी है, स्वाति। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर हर बार रिश्ते वाले बेचारी पूनम का काला रंग देखकर उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। तभी स्वाति अपने गोरे रंग पर घमंड करती हुई उसे बहुत कोसती है। पिताजी, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी इस काली कलूटी बैंगन लूटी बहन के चलते अपनी और खुशियों की कुर्बानी नहीं देने वाली। इसकी शादी किसी अच्छे घर में तो होने से रही। मैं तो कहती हूँ इसे किसी भी गरीब घर में ढा दो। थोड़े दिनों में पूनम की शादी गरीब गायत्री के बेटे संभव से लग जाती है और स्वाति की शादी अमीर घर में तय हो जाती है। और अब शादी की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है। स्वाति बेटी, ये ले, थोड़ी देर में तेरी हल्दी होने वाली है। जल्दी से ये लहंगा पहन ले और ये ज्वेलरी भी पहनना। वाह माँ, ये हल्दी का लहंगा कितना सुंदर है। अरे तू भी तो लाखों में एक है मेरी बेटी। माँ, मेरी हल्दी का लहंगा कहाँ है? शक्ल देखी है तूने अपनी? बुंडी सी शक्ल की, पकड़ ये साड़ी, यही पहन। रोमा बेचारी अपनी काली बेटी को एक सूती की पुरानी पीली साड़ी देती है, वो भी फटी होती है। पूनम उसे ही सिलकर पहन लेती है और हल्दी शुरू होती है। आज अपनी प्यारी बेटी को मैं रज रज के हल्दी लगाऊंगी ताकि मेरी बेटी का गोरा रंग और निखर जाए। माँ देखो ना, मुझे हल्दी लगाते देखकर मेरी काली बहन कैसे जलकर खाक हो रही है। अपनी गोरी बेटी को हल्दी लगाकर रोमा जाने लगती है। तभी नम आँखों से पूनम कहती है, माँ, आज मेरी भी हल्दी है, अपनी इस बदनसीब बेटी को भी हल्दी लगा दो। मेरे पास बहुत से काम है और वैसे भी जितनी भी हल्दी मल ले तू रहेगी काली ही, हूर की परी नहीं बन जाएगी। तभी पूनम की आंखों से नम के आंसू छलक जाते हैं, जिसे उसका पिता अपने हाथों पर रोक लेता है। मेरी बच्ची, इन आंसुओं को मत बहा, क्योंकि तेरे आंसू से तेरे बाबुल का कलेजा निकल आता है। आलोकनाथ अपनी बेटी को खुद से हल्दी मेहंदी लगाता है। अब शादी का दिन भी आ जाता है, तो तभी स्वाति अपनी शादी का जोड़ा पूनम को दिखाती है। देख कर लो, मेरी शादी का जोड़ा एकदम मस्त है ना? मगर ऐसा लहंगा तेरी किस्मत में कहाँ? हाँ मेरी बहन, तुमने ठीक कहा। तभी पूनम अपनी माँ को ढूंढते हुए स्वाति के कमरे में आती है, जहाँ रोमा उसका सूटकेस सजा रही होती है। स्वाति, शादी के बाद तू कम से कम महीने भर तक ये नई नई साड़ी पहनना और ये ले तेरा श्रृंगारदानी। अगर विदाई में तेरा मेकअप बिगड़े तो गाड़ी में ठीक करना। मैंने इस श्रृंगारदानी में मेकअप का सब कुछ रख दिया है। माँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो।
तभी बाहर खड़ी पूनम दरवाजा खटखटाती है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ गई कल मोही, हम दोनों माँ बेटी के प्यार को नजर लगाने। माँ, कल इस घर में मेरा आखिरी दिन है, मैं विदा हो जाऊंगी। बस इतनी विनती करती हूँ, हो सके तो बाबूजी के साथ मेरा कन्यादान कर देना और बस खुशी खुशी इस घर से मुझे मायके की एक चुनरी उड़ाकर विदा कर देना। ये कहते कहते पूनम अपनी माँ के पैरों में फूट फूट कर रोने लगती है, मगर रोमा उसे खुद से दूर धकेल देती है। चल भाग यहाँ से, अभागिन कहीं की, चली जा यहाँ से। मायके की चुनरी उड़ाना तो दूर, जब तू इस घर की चौखट पार करेगी ना, इस घर की सारी बलाएं तुझ पर वार के फेंक दूंगी मैं। पूनम भराई आंखों से भागकर अपने कमरे में आ जाती है। विधि लिखने वाले विधाता, क्यों तूने सारे दुख दर्द एक मेरे ही भाग्य में लिख दिए हैं? ये कैसी शादी है जिसमें खुशी नहीं। अपनी शादी के दिन स्वाति महंगा सा जोड़ा पहनकर पार्लर वाली से मेकअप करती है। वहीं पूनम अपनी माँ की दी हुई पुरानी साड़ी को ही आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेती है और खुद से तैयार हो जाती है। जहाँ मंडप में दोनों की शादी होती है और स्वाति महंगी गाड़ी में ससुराल जाती है, वहीं पूनम भी ससुराल आती है। हे भगवान, मेरी बदकिस्मत बेटी को उसके ससुराल में खुशियां देना, ताकि उसके सारे गम भर जाए। आओ पूनम बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। पूनम का ससुराल बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला होता है, जहां उसके स्वागत में उसके ससुराल वाले और बहुत से नौकर चाकर भी खड़े होते हैं। माँ जी, ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि आप गरीब हैं। झूठ बोला था, ताकि तुम्हारे रूप में हीरे जैसी बहू ढूंढ कर ला सके। तुम्हारे अंदर अपनों की खुशी के लिए त्याग और सादगी ने हमें जीत लिया। हाँ पूनम, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। एक तरफ जहाँ पूनम का प्यार भरा स्वागत होता है, जिससे उसकी जिंदगी के सारे गम वो भूल जाती है, वहीं स्वाति के ससुराल में उसे अपनी सास शीतल की ओर से बहुत कुछ झेलना पड़ता है। स्वाति बहू, ये क्या बना रही हो? सासू माँ, बहुत दिनों से मेरा पनीर खाने का मन था, वही बनाने जा रही हूँ। नहीं बनेगा पनीर, अभी दिन के छोले चावल बचे हुए हैं, वही खाओ। ये फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है, आज फिर से तुमने बर्तन धोने का साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है? माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। तुम्हारी लापरवाहियों से मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे गरीब बाप ने नहीं भिजवाया, बल्कि ये सारा सामान मेरे बेटे की कमाई में से आता है। स्वाति अपनी सास की बातों को सुनकर खड़ी खड़ी रोने लगती है और मायके चली आती है, जहाँ वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पर इतना जुल्म ढाने की? माँ, शायद मैं अपनी उन गलती की करनी भोग रही हूँ जो मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ किया है। हम भी तो उसे कितना सुनाते थे, ये काले रंग के चलते कितना जलील करते थे, उसे भी इतना ही बुरा लगता होगा। दोनों माँ बेटी माफी मांगने के लिए उसके ससुराल आती हैं। बस एक नेवाला और खा ले बहू। बस माँ जी, हो गया। अरे माँ, स्वाति, आप दोनों यहाँ बैठिए ना, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अभी आई। पूनम उनके लिए बहुत सारा नाश्ता लाकर रखती है, तभी रोमा रो पड़ती है। पूनम मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, बहुत दुख दिए हैं मैंने तुझे। शायद उसी का फल तेरी बहन को भोगने को मिल रहा है, जो उसकी शादी भी टूटने पर आ गई है। क्या माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना। पूनम को उसके ससुराल में खुश देखकर उन्हें भी खुशी होती है, जिसके बाद पूनम अपनी बहन स्वाति की सास से बात करती है, जिसके बाद स्वाति का घर टूटने से बच जाता है और दोनों अपनी जिंदगियों में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अपना ससुराल छोड़ मायके आई नंद। अरे मोहिनी, तुम अभी तक उठी नहीं, सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। भाभी, सोने दो ना, आज संडे है। किसी दिन तो सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा लिया कर। पूरा दिन तेरी भाभी अकेले ही काम करने में लगी रहती है। माँ, तुम भी सुबह सुबह प्रवचन देना शुरू कर देती हो। उठ रही हूं मैं, पहले मेरी कॉफी लाकर दो मुझे। इससे तो ये भी नहीं होता कि अपना बिस्तर साफ कर ले। कुत्ता भी जब कहीं बैठता है तो पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है, तेरी तरह नहीं कहीं पर भी बैठ जाए। मोहिनी शुरू से ही आलसी किस्म की लड़की होती है।
मोहिनी इतनी आलसी होती है कि अपने छोटे छोटे काम भी हमेशा अपनी माँ और भाभी से ही करवाती है। भाभी, आपने मेरी रेड वाली ड्रेस धोई क्यों नहीं? मुझे वो ड्रेस आज पार्टी में पहननी थी। मोहिनी, तुम जानती हो ना मुझे घर में कितने सारे काम होते, हर चीज मुझे याद रहे ये जरूरी नहीं। एक काम करो, तुम अपनी ड्रेस खुद ही धो लो, और वैसे भी पार्टी में तो तुम्हें शाम में जाना है, तब तक तो वो सूख जाएगी। पहले मुझे ड्रेस भिगोना पड़ेगा, फिर साबुन लगाकर ब्रश लगाना पड़ेगा, फिर ठंडे पानी में धोकर सुखाना पड़ेगा, फिर शाम में आयरन भी करना होगा। अरे बाप रे बाप, इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि मैं मार्केट जाकर एक नई ड्रेस ले आऊं। मोहिनी बेटा, इतना भी आलसपन ठीक नहीं है। कल को तेरी शादी होगी, ससुराल में भी क्या तू यही सब करेगी? माँ, अब देखना, मैं एक अमीर परिवार में शादी करूंगी जहां पर नौकर मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे, और अगर मुझे अपने ससुराल में काम करना ही पड़ा तो मैं अपने मायके आ जाऊंगी। आफ्टर ऑल ये भी तो मेरा घर ही है। इसको समझाना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों एक बराबर हैं। माँ जी छोड़िए ना, अभी छोटी है, धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मोहिनी की इन सभी हरकतों को उसके घर वाले नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मोहिनी को उसके कॉलेज में पढ़ने वाले विजय से प्यार हो जाता है, जिसके कुछ महीनों बाद विजय और मोहिनी की एक साथ परिवार वालों की मर्जी से शादी हो जाती है। ये क्या बहू, तू यहाँ बैठी है? चल अब जल्दी से उठ और घर की साफ सफाई में लग जा। क्या साफ सफाई? लेकिन माँ जी, साफ सफाई की जरूरत क्या है? देखिए तो पूरा घर चमक रहा है। बहू, त्योहार आने वाले हैं, उसी की ही सफाई करनी है। विजय की शादी से पहले मैं घर की सारी साफ सफाई काम काज किया करती थी, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी तुझ पर है। चल अब जल्दी से काम करना शुरू कर दे। अपनी सास की बात सुन मोहिनी का मुंह बन जाता है और उसे मजबूरन काम करना पड़ता है। ये शादी बड़ी परेशानी बनी, रानी से मैं नौकरानी बनी, ना दिल को सुकून ना रातों को नींद। क्यों मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, प्यार के चक्कर में शादी कर ली और नौकरानी बन के रह गई। मोहिनी, तुझे कुछ करना पड़ेगा वरना तू तो गई। ससुराल के काम काज के चक्कर में मोहिनी बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। मोहिनी को दिन रात कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, जिससे वो अब काफी तंग आ चुकी थी। इसलिए मोहिनी अपनी सास से बहाना बनाकर अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी अब काजल कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली थी, तो तुम घर संभालना। अरे यार, अभी क्या मुसीबत है, अगर भाभी चली जाएंगी तो मुझे मायके में भी सारे काम करने होंगे। कुछ ना कुछ तरकीब लगाकर भाभी को मुझे रोकना पड़ेगा। 2 दिन बाद। माँ जी, मोहिनी, मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। कविता और मोहिनी काजल को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं कि तभी अचानक मोहिनी का पैर मुड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है। मेरा पैर! क्या हुआ बेटा? लगता है माँ, पैर में मोच आ गई है। लगता है अब 2-3 दिन तक चल भी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ, दवाई लगा दूंगी तो धीरे धीरे दर्द अपने आप कम हो जाएगा। काजल और कविता मिलकर मोहिनी को उठाते हैं और उसे उसके कमरे में ले जाते हैं, जहाँ काजल मोहिनी के पैर में दवाई लगाती है और काफी देर तक उसके पैरों की मालिश करती है। इन सब के बीच काजल ये भूल जाती है कि उसकी ट्रेन का वक्त हो रहा है। बहू, तेरी तो ट्रेन थी ना? हाँ माँ जी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब तक तो ट्रेन निकल भी गई होगी। मैं कुछ दिनों के बाद चली जाऊंगी, जब तक मोहिनी भी ठीक हो जाएगी। काजल की बात सुन मोहिनी मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि ये सब तो मोहिनी का एक प्लान था, जिसके चलते उसे कुछ काम ना करना पड़े। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अरे भाभी, वो देखो ना, वहां पर कोने में मिट्टी रह गई है। ये कैसे झाड़ू लगा रही हो आप? ढंग से लगाओ। मैं सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ और तुम हो कि यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही हो। कम से कम कुछ काम को तो हाथ लगा लो। हेलो, हाँ भाभी, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है, आप झाड़ू लगाओ, मैं अभी आती हूँ। एक तो मैं इसकी वजह से मायके नहीं जा पाई, ऊपर से महीने भर से ये यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही है। घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और कुछ काम बोलो तो कोई ना कोई बहाना बना लेती है। सच में इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इससे। ऐसे ही एक दिन। भाभी, क्या बना रही हो आज खाने में? टिंडे की सब्जी। क्या भाभी, टिंडे की सब्जी? आप जानती है ना कि मुझे टिंडे की सब्जी पसंद नहीं। घर में सिर्फ टिंडे रखे थे तो मैंने टिंडे की ही सब्जी बनाई है। और मोहिनी, अब तुम्हें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। आप कहना क्या चाहती हो? मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा? अरे भाई, आज खाना मिलेगा या नहीं?
भैया, भाभी कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे अब मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। मोहिनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे वो जो कह रही है बना दो, इसमें क्या बहस करना। अर्जुन की बात सुन काजल का मुंह बन जाता है। मोहिनी की सास और पति हमेशा उसे कॉल करके वापस बुलाते, लेकिन मोहिनी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने मायके में रुक जाया करती, जिससे अब मोहिनी की भाभी और उसके ससुराल वाले भी मोहिनी से परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन मोहिनी को वापस बुलाने के लिए उसका पति और भाभी दोनों मिलकर फोन पर एक प्लान बनाते हैं। अरे मोहिनी देखो, तुम्हारे लिए शादी का कार्ड आया है। लेकिन किसका भाभी? मेरी तो अभी किसी दोस्त की शादी नहीं है। खोल के देख लो किसका है। मोहिनी जैसे ही उस शादी के कार्ड को खोलकर देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है। भाभी, माँ, ये शादी का कार्ड तो विजय का है, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मोहिनी, ढंग से चेक कर, किसी और का नाम होगा। नहीं माँ, उन्हीं का नाम है। मोहिनी चलो जल्दी से, अभी शादी होने में टाइम है, हमें जल्दी से इस पते पर पहुंचना होगा। मोहिनी अपनी भाभी और माँ के साथ जल्दी से शादी के पते पर पहुंचती है, जहां मोहिनी का पति विजय एक लड़की के साथ शादी के मंडप में बैठा होता है। मोहिनी, तुम अब आई हो, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो आज ये सब क्या है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम साल के 11 महीने अपने मायके में ही रहो। जब से शादी हुई है तब से तुम अपनी मायके में ही तो हो। तुम मुझे टाइम दे पा रही हो और ना ही हमारे रिश्ते को संभाल पा रही हो, तो ऐसे में क्या करता। विजय, मुझे माफ कर दो। अपने आलसपन की वजह से मैंने अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। पर अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। नहीं मोहिनी, कोई देर नहीं हुई है। ये शादी तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए थी। ये कोई असली शादी नहीं है। मतलब? विजय मोहिनी को सारी हकीकत बताता है कि कैसे काजल और उसने मिलकर ये झूठी शादी का ढोंग रचा, जिससे मोहिनी को उसकी गलती का एहसास हो सके। अपने मायके आना, मायके में रहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर इन सब का तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़े तो वो गलत बात है। मोहिनी अब अपनी भाभी की बातों को अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी ससुराल में एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और साल में 2 से 3 बार अपने मायके भी जाती है, जिससे अब मोहिनी के मायके और ससुराल वाले दोनों ही खुश रहते हैं।